बाप रे बाप दोस्तों देखो इसका है क्या ये है गमबूट। सैलिश सागर का ठंडा नीला पानी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। ये विभिन्न द्वीप श्रृंखलाओं से बिखरे जलमार्गों का एक जटिल चक्रव्यूह है और सतह के नीचे जानवरों का एक साम्राज्य है जो शायद ही पहले देखा गया हो। मैं इसे छूने जा रहा हूँ, तैयार हो? हाँ। हालांकि यदि आप अपने आप को इसके अविश्वसनीय तटरेखा के साथ पाते हैं या इससे भी बेहतर इसके कई द्वीपों में से किसी एक के किनारे पर, तो आपको अंतर ज्वारीय समुद्री जानवरों से मिलने का मौका मिलता है। आज मेरा क्रू और मैं नाव के रास्ते निर्जन 2 द्वीप पर जाएंगे। सेंट जुआन द्वीप ऑर्कोस द्वीप से सटे एक उपग्रह भूभाग। इसे इसके सबसे उत्तरी बिंदु से इसके सबसे दक्षिणी बिंदु तक 30 मिनट से भी कम समय में खोजा जा सकता है, जबकि आंतरिक भाग में बहुत कम जानवर रहते हैं। कम ज्वार के समय तटरेखा विभिन्न समुद्री जीवों से भरी होती है, इसीलिए ये केवल सही जगहों पर देखने का मामला था ताकि हम कैमरों के सामने कुछ पा सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हम और बस आइलैंड है। वाओ, यहाँ बहुत ही शानदार लग रहा है क्योंकि ये जो जगह है वो कम्प्लीटली मानव रहित है। यहाँ कुछ भी संभव है। आज हम वास्तव में समुद्री जीवन की तलाश में है जो इन चट्टानों में और उनके बीच में छुपा हुआ है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ज्वार कम है और ये समुद्री घास और शैवाल बेहद फिसलन भरी हो चुकी है। तो अपने टखनों पर ध्यान दे दोस्तों, ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप अपने टखनों को मोड़ना चाहेंगे और इस इलाके में लंगड़ाते हुए चलना चाहेंगे। तो चलिए इस दिशा में चलते हैं, शायद हमें कुछ जानवर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ कुछ ऐसा है। हम इन सभी घनी झाड़ियों से गुजरे और द्वीप के बीचों बीच एक पगडंडी है। इससे दूसरी तरफ जाना थोड़ा आसान हो जाएगा। चलो दोस्तों चलते हैं। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर देखो, ज्वार यहाँ से पूरी तरह से पीछे है। ये ज्वार पूलिंग के लिए एकदम सही जगह। मुझे वहाँ कुछ पॉकेट्स दिख रही है जो ईल घास से भरी हुई है। मुझे वहाँ कुछ कैल्प दिख रही है। ये समुद्री जीवों को खोजने के लिए एकदम सही जगह होगी। ठीक है, चलो चलते हैं। ये तो ड्रिफ्टवुड का एक बड़ा टुकड़ा है। ओह, ये पॉकेट तो छोटे घोंघों से भरी हुई है। इन सबको देखो दोस्तों एक बार। ओह, इससे तो देखो। तुम्हें कुछ मिला? मुझे नहीं पता, तुम यहाँ पर जूम करके देख सकते हो यहाँ क्या है। उस छोटी सी दरार में देखो, हाँ कुछ पीला सा है। इसे समुद्री नींबू कहते हैं। अब मैं देख सकता हूँ कि इसके छोटे संवेदी अंग बाहर निकले हुए हैं और पीछे की ओर वो छोटा सा फ्रीली क्लस्टर दिख रहे हो? हाँ, यहाँ पर ये रिसेप्टर्स उन्हें पर्यावरण में रसायनों को महसूस करने में मदद करते हैं और इसी तरह ये जीव घूमते हैं और अपने पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो मैं इसे लेने जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। ठीक है, मुझे पता है तुम धीरे धीरे बहुत चिपचिपे हो जाओगे। और यहाँ पे आओ दोस्त। ठीक है, यहाँ सब कुछ अंदर दबा लिया इसने। तो ये रहा, ये एक समुद्री नींबू है। इसे ट्रॉयड के नाम से भी जाना जाता है और इसकी त्वचा बहुत ही मस्सेदार होती है और ये वास्तव में चमकीले पीले रंग के होते हैं, इसीलिए इन्हें समुद्री नींबू कहा जाता है। और इनकी पीठ पर ये काले काले छोटे छोटे धब्बे भी पाए जाते हैं। ये नींबू की तरह स्मेल करते हैं क्या? अच्छा प्रश्न है। नहीं, ये तो स्लग की तरह स्मेल कर रहा है और ये मोलस्क और स्लग से संबंधित है। और अगर मैं इसे इस तरह से पलट दूं तो नीचे की तरफ देखूं तो ये इसका पैर है। बहुत बढ़िया है ना? बहुत बड़ा नींबू जैसा दिखने वाला। हाँ, ये एक बड़े चिपचिपे नींबू जैसा है। इसे देखिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोस्टारिका में पाई जाने वाली समुद्री बिल्ली। जब आप इसे अपने हाथों से पकड़ते हैं तो ये एक तरह से ग्लोब में बदल जाती है। तो आप इस समुद्री नींबू को वापस नीचे रखने के लिए तैयार हो? बिल्कुल। इसे नीचे रखने से पहले मेरे पास एक टंग ट्विस्टर है, तो तुम तैयार हो? हाँ, तैयार। सभी नींबू समुद्री नींबू नहीं होते, लेकिन सभी समुद्री नींबू समुद्र में रहते हैं। 10 बार तेजी से बोलो इसे। सब समुद्री नींबू नींबू समुद्री हाँ, कहा था ना, आसान नहीं है। तो चलो भाई, बाय बाय। बस यहाँ पर सेटल हो जाओ और मैं चला। समुद्री नींबू को पकड़ना शायद सबसे मुश्किल जानवरों में से ना हो। हालांकि इसे ढूंढना सौभाग्य की बात मानी जाती है, क्योंकि वे एक संकेतक प्रजाति है और एक बहुत ही स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत देते हैं। इसमें मुझे आत्मविश्वास की एक मजबूत भावना मिली, क्योंकि अगर पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त है तो इसका मतलब है कि अधिक जीव मिलेंगे। ओह, कुछ भी नहीं है। मुझे लगा कुछ अद्भुत मिलेगा इसमें। चलो इसको देखते हैं। अब ये लग भी सब पुराना सा रहा है, शायद कुछ मिले इसमें। ये सीवीड देख रहे हो जो सनलाइट के कारण ऐसी सूख चुकी है, तो
पक्का इसके नीचे कोई जानवर जरूर होगा, क्योंकि जब ज्वार चली जाती है तो सनलाइट से बचने के लिए इसके नीचे जानवर आ जाते हैं। ओके कम ऑन। वाओ ओह, इसको देखो एक बार, ये एक बहुत बड़ा प्रिकल बैक है। वाह, अब तक मैंने जो देखे उनमें सबसे बड़ा है ये। इसका चेहरा देख के बता सकता हूँ कि मैं ये चट्टानी प्रिकल बैक है, और इसके सिर के सामने की और मौजूद अलग अलग धारीदार निशान के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि रॉक प्रिकल बैक मछली है। इसे देखो, ये बहुत बड़ा है। अब आप इस जीव को देखते हैं और आप शायद खुद से सोच रहे होंगे, कायोटी ये एक ईल है, ये मछली नहीं है। वास्तव में ये एक मछली है, ये बिल्कुल भी असली ईल नहीं है। इस तथ्य के बावजूद ये वास्तव में एक ईल की तरह दिखती है। अब मेरे लिए इसे पूरी तरह से स्थिर रखना असंभव है। चलो यहीं बैठ जाओ। इस जानवर के सिर पर जूम इन करो मार्क। क्या तुमने वो अलग अलग धारियां देखी है? हाँ, इस तरह मैं इसे रॉक प्रिकलबैक के रूप में पहचानने में सक्षम था। इस क्षेत्र में कई प्रिकलबैक प्रजातियां हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी है, और ये आपको और मुझे बड़ी लग सकती है। ये अब तक की सबसे बड़ी प्रजाति है। ये लगभग 3 फीट तक लंबे हो सकते हैं, जिसे मैंने पकड़ा है। ओह वाह! तो कायोटी क्या ये चिपचिपा है या फिसलन भरा है, कैसा है? यह अविश्वसनीय रूप से चिपचिपा और फिसलन भरा है। और यहाँ इन प्रिकलबैक के बारे में बहुत कुछ बढ़िया बात है। ये वास्तव में हवा में सांस ले सकते हैं, और वे अपने गलफड़ों से पानी के नीचे सांस लेते हैं, और जब ज्वार कम हो जाता है तो कई घंटों तक बाहर रह सकते हैं। अब उस रिज पर ध्यान दो जो इसकी पीठ के साथ में चल रही है। वो पृष्ठीय रीढ़ जिस पर वो छोटे छोटे स्पाइक्स हैं, और मैं इसे ब्लू गिल के पंखों की तरह महसूस कर सकता हूँ। और ये इतना तेज नहीं है कि मुझे चुभ जाए, लेकिन ये इसे पानी के नीचे आसानी से तैरने में इसकी मदद करते हैं। तो कायोटी, क्या ये मछलियाँ सूख सकती है क्या? क्योंकि काफी देर से बाहर थी, हमने इसे बाहर पाया। इन चट्टानों के नीचे पानी नहीं है, वैसे तो पूरी तरह से सूख नहीं सकती है, इसलिए अगर ये धूप में किसी चट्टान पर बैठा होता तो जाहिर है कि मर जाता। लेकिन चट्टान के नीचे भले ही पानी ना हो, वे अपनी त्वचा से एक बलगम स्रावित करते हैं जो उन्हें गीला और फिसलन भरा बनाए रखता है। अब मैं इसे पानी में डुबोता रहता हूँ। यहाँ इसको देखो, मैं बस इसके सिर को कप के आकार में रखता हूँ और इसे पानी में डुबोता हूँ। इससे ये ठंडा और नम रहेगा, और मुझे लगता है कि इस बिंदु पर यह कहना सुरक्षित होगा कि हम इस प्रिकलबैक को वापस समुद्र में छोड़ सकते हैं। जा रही है वो। अरे कुछ सर्च भी करने लग गई वो। नीचे सावधानी पूर्वक खोज करने के लिए छोटे छोटे पत्थरों की एक अंतहीन आपूर्ति के साथ हमने खुद को कम ज्वार से उजागर हुए विशाल पत्थरों के ऊपर और चारों ओर घूमते हुए पाया। और जबकि इन विशाल चट्टानी संरचनाओं को पलटना संभव नहीं होगा, दरार के नीचे जानवरों की तलाश करना देखने के लिए एक आदर्श स्थान था। यहाँ एक अच्छी छायादार जगह है। देखो, ये जगह अभी भी गीली और फिसलन भरी है। और एक बार यहाँ पर देखो, देखा तुमने? ये एक चिटौन है। एक चट्टान? नहीं, ये एक चिटौन है। ये एक बॉर्निकल या चट्टान का हिस्सा जैसा दिखता है। ये वास्तव में एक मोलस्क है। एक सेकंड रुको, मैं दिखाने जा रहा हूँ कि क्या मैं इसे यहाँ से धीरे से हटा सकता हूँ। 1 मिनट रुको बस। आ रहा क्या? हाँ बस आ ही गया। ये आ गया हाथ में। ओह, इसके नीचे देखो एक बार। ये एक स्लग के पैर के जैसा दिखता है। तो बॉर्निकल नहीं है? नहीं, ये बॉर्निकल नहीं है, ये एक मोलस्क है। ये स्लग और घोंगे से संबंधित है। ये एक छोटी सी प्रजाति का, पर मुझे नहीं पता कौन सी है। यदि आप इसको पीछे की ओर देखते हो, ये बख्तरबंद प्लेटें दिखाई देंगी जो केंद्र में चलती है, उन्हें वेंट कहा जाता है। और मानो या ना मानो, इस क्षेत्र की ये सबसे बड़ी प्रजाति है चिटौन की। और ईमानदारी से यही है जो मैं आज देखने की उम्मीद कर रहा हूँ। ज्वार काफी कम है। ये सिर्फ सही समय पर सही जगह पर होने और चट्टानों की सही श्रृंखला खोजने का मामला है। और मैं इसे वापस यहाँ छाया में रखने जा रहा हूँ। हम वहां पहुंच गए। ठीक है, चलो चलते हैं और विशाल गमबूट को खोजने की कोशिश करते हैं। क्या गमबूट चिटौन। अब तक प्रिकलबैक को छोड़कर हम जो कुछ भी खोज रहे थे वो काफी छोटा था। ये तब तक था जब तक मैं 2 चट्टानों के बीच से कूद नहीं गया और खुद को दिग्गजों की भूमि में पाया। वाओ, एक हर्मिट केकड़ा। ओह, ये क्या है? ओह, ये फिर से छोटा समुद्री खीरा है। इसको देखो तो यार, सी स्टार का साइज तो देखो यार। वो ये पर्पल है यार। तुमने कभी इतना बड़ा सी स्टार देखा है? नहीं ना, तो मैंने पर्पल देखा है ना इतना बड़ा। ये मेरे लिए भी पहली बार है। शायद हमारा स्टार हो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या हुआ? ऐसी चीज जिसकी उम्मीद थी कि हम पालेंगे उसे। इससे बड़ा है क्या कोई? नहीं, इसे देखो। मुझे मिल गया। ये देखो यार, ये क्या है? ये गमबूट है। क्या होता है गमबूट? ये चिटौन है। ये वास्तव में घोंगे और स्लग से संबंधित एक प्रकार का मोलस्क है, और मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच हमने अपने खास जीव को पा लिया है। ठीक है, वास्तव में इस समय पर ज्वार वापस आना शुरू हो गया है, तो चलो थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं और इन दोनों का हम आप लोगों के लिए कैमरे के सामने लाते हैं। बढ़िया था ये।
क्या हुआ? मैं कहूँगा कि ये संभवतः हमारा अब तक का सबसे सफल टाइड पूल एडवेंचर था। हमने जो भी पशु प्रजातियां पाई, उनमें से अधिकांश को हमने आपको जल्दी से दिखाया और फिर हमने उन्हें वापस से उनकी जगह छोड़ दिया। लेकिन हमारे दो खास जीवों के लिए कैमरे में लाने के लिए थोड़ा सा समय लगा और अब मैं यहाँ बाल्टी में उसे डालने जा रहा हूँ। मैं एक बाल्टी लाया था ताकि अगर हमें कुछ मिल जाए तो हम उसे ले सकें। आप देख सकते हैं कि अब ज्वार आ चुका है। जल्दी आ रहा देखो। तो हमारे पास इन जानवरों के साथ कुछ ही मिनट है, लेकिन अगर आप तैयार हैं तो चलिए। तो इन दोनों में से हम पहले वाले को देखते हैं। चलिए आइए। हाँ क्यों नहीं। ओके तो चलते हैं। ये है सबसे बड़ा समुद्री सितारा, सी स्टार, जो मैंने अब तक देखा है। देखो इसको, चारों तरफ से एल्गी लगी हुई है इसके। यार ये तो पर्पल है। हाँ ये पर्पल है। और अब मैं आपको एक चांस देता हूँ, ये बताओ कि किस टाइप की सी स्टार है। रुको पहले ये बताओ कि इसका कलर क्या है। ग्रे? चले रुकिए, अच्छा अनुमान लगाना चाहिए था। ये पर्पल है और ये लार्जेस्ट स्पीशीज है जो आपको मिल सकती है पैसिफिक के तटों पर। और सच बता रहा हूँ, ये अब तक की सबसे बड़ी सी स्टार है जो मैंने अब तक हैंडल किए हैं। तो थोड़ा सा मैं इसे साफ कर लेता हूँ, जिसके ऊपर एल्गी टाइप के चारा लगा हुआ है और यहाँ से भी। तुमको साफ कराऊं दोस्त। और अब मैं इसको पलटने जा रहा हूँ। आप सब देखो इसको पिछली तरफ से। इसे देखो दोस्त, ये सभी छोटी सफेद चीजें देखो जो स्पेगेटी नूडल्स की तरह दिखती है। उन्हें ट्यूब फीट कहा जाता है और ये इनके पास हजारों है और इनका उपयोग पानी के नीचे होने पर चट्टानों की सतह पर धीरे धीरे चलने के लिए किया जाता है। और वास्तव में मानो या ना मानो, मैं कहता हूँ कि जब एक समुद्री तारे को जरूरत होती है तो ये वास्तव में बहुत तेजी से यात्रा कर सकता है। इन ट्यूब फीट का उपयोग शिकार को पकड़ने और खाने में भी किया जाता है। अब ये मुख्य रूप से मोलस्क और क्लैम खाते हैं। मान लीजिए मेरा हाथ मोलस्क है ना। ये अपने खोल में इस तरह से बंद हो जाते हैं। ये मोलस्क को पूरी तरह से निगल लेगा, अपनी बाहों को चारों ओर से लपेट लेगा और फिर अपनी पूरी ताकत से खोल को थोड़ा सा खोलने की कोशिश करेगा। ये वास्तव में अपना मुंह और पेट बाहर निकालते हैं। इसका मतलब कि उनका मुंह और जो पेट होता है वो उनके शरीर के केंद्र से बाहर निकलता है। ये अपने शिकार के अंदर में पाचन एंजाइम छोड़ देते हैं। ये शिकार के शरीर को तोड़ देता है। ये इस तरह से उन्हें मार देता है, जहर दे देता है और फिर वो उस स्वादिष्ट मांस को अपने मुंह में चूस लेते हैं और अपना भोजन कर लेते हैं। अपना भोजन खाने के बाद वे वास्तव में उसी छेद से वापस मल त्यागते हैं। ओह, मतलब मुंह और बट एक ही जगह पर। कैसा है ये? डिस्गस्टिंग है, पूरी तरह से घिनौना है ये। लेकिन ये कितना दिलचस्प ज्वार पूल प्राणी है। मैंने अब तक देखा कि सबसे बड़ा समुद्री तारा है ये। और मुझे पता है कि बियॉन्ड द टाइड के पिछले एपिसोड में हमने आप लोगों को छोटे चमगादड़ सितारों और कुछ छोटी प्रजातियां दिखाई है, लेकिन ये चीज मेरे चेहरे जितनी बड़ी है। एक खासियत है इसमें कि अपना अंग खो देता है तो वापस पा लेता है। तो मान लीजिए ये किसी चट्टान में फंस जाता है या कोई पक्षी या अन्य कोई शिकारी आकर इनमें से किसी एक के पैर को काट लेता है, तो ये समुद्री सितारे को नहीं मारेगा। इसे दुम की स्वायत्ता कहा जाता है और ये अंततः उस यंग को वापस उगा लेगा। अब ये प्रशांत तट पर एक बहुत ही आम प्रजाति है और जब ज्वार अपने सबसे निचले स्तर पे होता है तब ये प्राणी आसानी से दिख जाते हैं। मतलब इन्हें ढूंढना बहुत आसान होता है। अच्छा है ना? पर्पल सी स्टार। हाँ, पर्पल सी स्टार। ठीक है, मैं इसे वापस बाल्टी में डालने जा रहा हूँ और चलो हमारे बड़े सितारों को बाहर निकालते हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हो? हाँ ठीक है, अब सेकंड वाले को देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से इसे निकालता हूँ। निगाहें तो डालो इस पर। मेरी राय में ये सबसे विचित्र जीवों में से एक है जो हमें मिल सकता है। ये मुझे काले समुद्री खरगोश की तरह याद दिलाता है, लेकिन ये उतना चिपचिपा नहीं है। अब ये चिटोन अन्य चिटोन प्रजातियों के बीच बहुत ही अनोखा है, क्योंकि मैं इसे मरोड़ने वाला हूँ। और जो हमने आपको पहले दिखाया था उसमें ये अलग अलग वॉल थे जो पीठ के पार लंबाई में फैले हुए थे। ये कवच प्लेटिंग की तरह है। अब इस किस्म में भी वो वाल्व होते हैं, लेकिन वे इस मोटी खुरदरी त्वचा से ढके होते हैं। इस त्वचा को कमरबंद कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये वास्तव में चिपचिपा है? ऐसा नहीं है। आगे बढ़ो मार्क। इस चिटोन की त्वचा पर हाथ रखो और महसूस करो। ये हाथी जैसा या और कुछ जैसा है। ये हाथी या गेंडे की खाल जैसा लगता है। अब ये बहुत सख्त और बहुत ही टिकाऊ है। न केवल उन्हें छलावरण में मदद करता है बल्कि संभावित शिकारियों से भी उनकी रक्षा करता है। ये लाल है। हमने पहले कुछ छोटे देखे थे ना, वो भूरे रंग के थे। हाँ ये सच है, ये लाल रंग का है। मुझे ठीक से नहीं पता है लाल क्यों है। आप सोचेंगे शायद एक कैल्प में रहता है और शायद यही इसे छलावरण में रखता है। कैल्प इस तरह के लाल नारंगी रंग का होता है। वे मुख्य रूप से शैवाल खाते हैं।
हालांकि ये सख्त त्वचा निश्चित रूप से किसी भी संभावित शिकारियों से उनकी रक्षा करेगी। तो मैं किस हिस्से को देख पा रहा हूँ, मतलब ये क्या कोई सिर है या कुछ और? ओ हाँ, चलो गमबूट की शारीरिक रचना को देखते हैं। ये बहुत मजबूत है, इसलिए मैं इसे केवल यहाँ खुला रख सकता हूँ। अभी एक स्लग की तरह उसके पास एक पैर है जो यहाँ ठीक बीच में है। वहाँ नीचे एक बड़ा क्षेत्र है और उनके पास एक मुंह भी है जो यहाँ नीचे की ओर दबा हुआ है और इस मुंह के अंदर एक रेडुला है। रेडुला एक खुरदरी जीभ की तरह होता है जो इन छोटे दांतों से ढकी हुई होती है और वो इसका उपयोग लगभग चट्टानों पर घसीटने के लिए करते हैं जहाँ वे शैवाल खाते हैं और उनके भोजन का प्राथमिक स्रोत भी वही है। तो ये एक शाकाहारी है। अब इन फ्लैप्स के पीछे आप यहाँ देख सकते हो कि इनके पास भूरे या काले समुद्री खरगोश की तरह गिल्स है। हम उन्हें उजागर नहीं कर सकते, मुझे वास्तव में उन्हें वापस छीलना होगा और मुझे नहीं लगता कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये बहुत खुश होगा, लेकिन वो पानी के नीचे सांस लेने के लिए उनका उपयोग करते हैं। अब अधिकांश चिटोन प्रजातियां वास्तव में चट्टानों पर सक्शन करने में सक्षम है। हालांकि ये प्रजाति वास्तव में बहुत कसकर पकड़ नहीं पाती है, इसलिए कई बार तेज लहरें उन्हें चट्टानों से अलग कर देती हैं और आप उन्हें इस तरह से किनारे पर बहते हुए देखेंगे, बस सीधा मुंह करके। और दुर्भाग्य से वो पलट नहीं पाते और धूप में तप कर उनकी मौत हो जाती है। इसलिए हमें निश्चित रूप से इस जीव को वापस पानी में लौटाना होगा और उम्मीद है कि एक बड़ी मजबूत चट्टान के नीचे वो भी। ये वास्तव में काफी समय तक पानी से बाहर रह वैसा कर सकते हैं और जब तक वे इस तरह से नीचे की ओर स्थित रहते हैं और अपने शरीर को चपटा करते हैं तो वे काफी समय तक पानी से बाहर रह सकते हैं। तो क्या वो इस अर्थ में हेजलॉग की तरह एक गेंद में सिकुड़ सकते हैं? खैर ये एक अच्छा सवाल है। खैर हम जानते हैं कि हेजलॉग स्तनधारी है, ये स्तनधारी नहीं है, ये एक मोलस्क है और ये लगभग वहाँ तक सिकुड़ सकते हैं। ये पूरी तरह से एक गेंद में सिकुड़ने वाला नहीं है। अभी ये अपने पैर, मुंह और गलफड़ों की रक्षा कर रहा है जो इन फ्लैप के ठीक पीछे है और मुझे लगता है कि ये पैरापोडिया होंगे। जैसे कि काले समुद्री खरगोश के पास बहुत नरम लचीले पैरापोडिया होते हैं। ये बहुत सघन और बहुत सख्त मांसपेशियां हैं। तो ये मूल रूप से एक पैकमैन के आकार में मुड़ सकता है। हाँ, काफी हद तक। आप इसे मेरे बगल में देखते हैं, ये एक विशाल पैकमैन जैसा है। साथ ही ये विदेशी प्राणी की तरह दिखता है जो आपके चेहरे से चिपक जाएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं करने वाला। मेरे लिए अच्छी खबर ये है कि ये काटते भी नहीं है, इसलिए मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये विषाक्त भी नहीं है और ये जहरीले भी नहीं है। यदि आपको ज्वार के पूल में कोई मिल जाए तो ये पूरी तरह से सुरक्षित प्राणी है। तो कायोटी गमबूट कितना दुर्लभ है, ये एक अच्छा सवाल है। मैंने पहले कभी गमबूट नहीं देखा है, जबकि मैं कई चिटोन प्रजातियों से मिला हूँ। आपको ये विशालकाय जानवर केवल तभी मिलेंगे जब ज्वार अपने सबसे कम अंतराल पर चला जाता है। इसीलिए आज हम कुछ बड़ी चट्टानों के नीचे आ पाए और यहीं पर मुझे यह शरारती मिला और मैं कैमरे के लिए उसे करीब ले गया। निश्चित रूप से सबसे शानदार जीवों में से एक जिसे हमने बियॉन्ड द टाइड पर दिखाया है। अभी ये दुनिया की सबसे बड़ी चिटोन प्रजाति है। अब ये लगभग 14 इंच लंबे और 4.5 पाउंड तक वजनी हो सकते हैं। एक विशालकाय जानवर के लिए कैसा रहेगा? तो इन्हें कोई खाता है या ये लोग इनमें से किसी को खा जाते हैं? छोटे केकड़े इस जानवर के शरीर के किनारों को खा जाते हैं, लेकिन समुद्री जीव विज्ञानियों ने जो देखा है उसके अनुसार ऐसा नहीं लगता कि ये इस जीव को समुद्र तल पर चलने से जरूरी तौर पर घायल करता है या विचलित करता है। तो आप कह रहे हैं कि इस गमबूट के ज्यादा शिकारी नहीं है? नहीं, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प तथ्य यह है जो शायद आपको पता ना हो। अगर आप इंसान हैं तो गमबूट वास्तव में खाने योग्य है। माने या ना माने, सबसे खराब स्थिति में मान लिए कि आप किसी द्वीप पर फंसे हुए हैं और आपके पास नारियल केकड़े खत्म हो गए और आपको गमबूट मिलता है, तो आंतरिक इसका मसल्स एरिया है जो वो खाने योग्य है। हालांकि मुझे लगता है कि इसका स्वाद बहुत ही खराब होगा। मेरा मतलब है कि सिर्फ नाम ही गमबूट है। मैं कल्पना कर रहा हूँ कि ये बहुत चबाने वाले बूट जैसे ही लगता होगा जो स्वाद में समुद्री पानी जैसा होगा। हम आज रात किनारे पे जा रहे हैं तो पिज्जा खाने जा रहे हैं। हाँ, मैं आज रात पिज्जा खाने जा रहा हूँ, गमबूट नहीं। खैर मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि ये एक एपिक भ्रमण था डो आइलैंड की खोज करते हुए, जहाँ हमें अधिक समुद्री प्रजातियां मिली जिन्हें हमने बियॉन्ड द टाइड एपिसोड्स में कभी नहीं दिखाया था। मैं हूँ कायोटी पीटरसन। बहादुर बनो, तूफान मचाते रहो। मिलेंगे अगले साहसिक कार्य में। वाह, इसे देखो, ज्वार वापस आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि जानवरों को वापस समुद्र में डालने का समय आ गया है। डो आइलैंड के तटरेखा के साथ खोज करते हुए हमें कुछ आकर्षक समुद्री जानवर मिले। गमबूट, चिटोन और बैंगनी समुद्र तारे जैसी प्रजातियां शायद ही कभी उजागर होती हैं। इसलिए ये केवल तब होता है जब ज्वार अपने सबसे कम स्तर पर होता है, तभी इस तरह के जीवों से मुलाकात की जा सकती है और सुरक्षित रूप से उनकी प्रशंसा भी की जा सकती है। यदि आप जंगल में इन दोनों में से किसी से भी मिलते हैं तो याद रखें कि वो पूरी तरह से हानि रहित है। हालांकि उनका सम्मानजनक दूरी से प्रशंसा करना हमेशा सबसे अच्छा होता है, ताकि आप उनके प्राकृतिक व्यवहार चक्र को बाधित न करें।